नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है आपका दोस्तों। मैं हूं मुनीश शर्मा और साथ में मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों, आज हम आपके समक्ष लेकर हाजिर हुए हैं 1 से 15 अप्रैल का अंक। दोस्तों, 1 अप्रैल को नए वित्त वर्ष की शुरुआत हो चुकी है और यह भी एक संयोग है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में गेम चेंजर साबित हुई मुद्रा योजना का 1 दशक पूरा हो रहा है। वर्ष 2015-16 के आम बजट में मुद्रा योजना की घोषणा की गई थी और उसी साल 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे लॉन्च किया था। बीते 10 वर्ष में मुद्रा एक ऐसा मंच बन चुका है जिसके साथ छोटी मोटी वित्तीय व्यवस्थाएं भी चल पड़ी हैं और इस योजना से सूक्ष्म उद्यमों तक ऋणों की आसान और परेशानी मुक्त पहुंच संभव हो पाई है। विकसित भारत के संकल्पों में एक महत्वपूर्ण आधार बनी मुद्रा योजना ही इस बार के हमारे अंक की आवरण कथा बनी है। अपनी आवरण कथा की विस्तार पूर्ण जानकारी हमने पिछले सप्ताह आपके साथ साझा की। आज बात करते हैं पत्रिका के अन्य समाचारों की। इसी 8 अप्रैल को देश ने मुद्रा के 10 वर्ष का जश्न मनाया है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आइए सुनते हैं मुद्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी ने पूजा है। आप वो दिन याद करिए, गरीब को अपना कोई काम शुरू करना होता था तो उसको बैंक के दरवाजे तक भी घुसने नहीं दिया जाता था। पैसे देने का तो सवाल ही नहीं था और बैंक वाले गरीब से गारंटी मांगते थे। अब गरीब गारंटी कहां से लाएगा और गरीब को गारंटी कौन देगा? तो गरीब मां के बेटे ने तय कर लिया कि हर गरीब की गारंटी मोदी देगा। मोदी ने ऐसे गरीब की गारंटी खुद ली और मुद्रा योजना शुरू की। आज मुद्रा योजना से करीब 32 लाख करोड़ रुपए, यह आंकड़ा 32 लाख करोड़ रुपया बिना गारंटी को दिए गए हैं। मोदी ने गारंटी ली है। श्रोताओं, व्यक्तित्व की कड़ी में स्वच्छता के क्षेत्र में अपना अमूल्य योगदान करने वाले पद्म विभूषण से सम्मानित डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि, केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय और पखवाड़े भर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य कार्यक्रमों को भी इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा इनसाइड में 5 अप्रैल को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय समुद्र दिवस और बैक कवर पर 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती इस अंक की विशेषता है। महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो इसका असर उनके परिवार पर ही नहीं दिखता, बल्कि राष्ट्र की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती की नई गाथा लिखता है। इसी सोच के साथ भारत ने बीते दशक में अपने वित्तीय सिस्टम को सुव्यवस्थित करने के साथ एक ऐसे अभियान को मजबूती दी है जिसमें महिलाएं सफलता की नई कहानी लिख रही हैं। नीति आयोग और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ट्रांस यूनियन सिबिल स्टडी की ओर से की गई एक केस स्टडी में भी ये माना गया है कि सरकार के प्रयासों ने सामाजिक और आर्थिक भागीदारी से लेकर आवश्यक सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच बढ़ाई है, तो कई क्षेत्रों में ठोस सुधार भी हुए हैं। जी हाँ, और इसका सीधा असर परिवार और समाज में महिलाओं की भूमिका पर पड़ा है, जहाँ स्वायत्तता के साथ साथ अब निर्णायक भूमिका में भी वो मजबूती से आगे बढ़ रही है। महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को प्रधानमंत्री जनधन योजना ने मजबूती दी है, तो पीएम मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया और स्वयं सहायता समूह जैसी योजनाओं ने उन्हें आर्थिक तौर पर सशक्त बनाया है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में की गई ये पहल उनके परिवार की नींव को बेहतर करने के साथ ही देश की आर्थिक नींव को भी मजबूत करने में सहायक सिद्ध हुई है। प्रधानमंत्री जनधन खाते ने जहां महिलाओं को वित्त का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने में सशक्त किया है, तो स्वयं सहायता समूहों ने उनका ध्यान शिक्षा, स्वास्थ्य और सामुदायिक विकास में निवेश की ओर आकर्षित किया है। ऋण और शिक्षा तक महिलाओं की समान पहुंच उनकी आकांक्षाओं को उपलब्धियों में बदल रही है। इसका जीता जागता उदाहरण
जन धन योजना में 55% से अधिक खाते, पीएम मुद्रा योजना में करीब 70% और स्टैंड अप इंडिया में 82% से अधिक लाभार्थी महिलाओं का होना है। जो राष्ट्र अपनी महिला आबादी की पूरी क्षमता का लाभ उठाता है, वो न सिर्फ वैश्विक मंच पर अपनी धमक को बढ़ाता है, बल्कि निवेश आकर्षित करने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। वर्ष 2014 से पहले जहां सशक्तिकरण की योजनाएं लाल फीताशाही में सिस्टम की उपेक्षा तले दबी हुई थी, वहीं नए नेतृत्व की दूरदर्शिता और कार्यशैली ने महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण और समावेशन को फाइल और बयानबाजी से बाहर निकाला और वास्तविकता में बदला। ऋण उधारकर्ता के रूप में भी महिलाएं सहायता प्राप्तकर्ताओं से वित्तीय नेतृत्वकर्ता के तौर पर अब उभर रही हैं। लक्षित पहलों के साथ महिलाओं ने व्यापक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त की है, उद्यमशीलता के अवसरों का विस्तार करने के साथ ही ऋण तक में सुधार किया है। इससे भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। जी हाँ, नीति आयोग और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ट्रांस यूनियन सिविल स्टडी की ओर से मार्च 2024 में की गई केस स्टडी में भी केंद्र सरकार की नीतियों में नारी शक्ति की बढ़ती भूमिका को देश की वित्तीय विकास गाथा में मील का पत्थर कहा गया है। महिला सशक्तिकरण पर एक विशेष रिपोर्ट हमारी पत्रिका में प्रकाशित हुई है। उत्तर प्रदेश के एक किसान राम किशोर अपने पहले आलू की फसल बेचने के लिए नजदीकी मंडी जाया करते थे। सही दाम मिले तो ठीक, नहीं तो आढ़तियों का मुंह ताकना पड़ता था। अब वे मोबाइल पर ही यूपी से लेकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली तक की मंडियों के भाव देख सकते हैं। देश भर में कहीं से भी कोई भी व्यापारी उनकी फसल बोली लगाकर खरीद सकता है। ये संभव हुआ है ई नाम के जरिए, यानी रामकिशोर अब अपनी फसल बेचते वक्त खुद राजा है। ई नाम किसानों की आय बढ़ोतरी का एक बड़ा माध्यम बना है। भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 18% से ज्यादा का योगदान करने वाला कृषि क्षेत्र देश की लगभग आधी आबादी को रोजगार भी देता है। इन मजबूत आंकड़ों की नींव में सबसे ज्यादा मेहनत उन किसानों की होती है जो अपने खेतों में फसलों के साथ एक उम्मीद को बोते हैं। उम्मीद कि इस बार फसल अच्छी होगी, भाव अच्छा मिलेगा और जिंदगी की गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ेगी। किसानों की इसी उम्मीद को पूरा करने की शुरुआत 14 अप्रैल 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम के रूप में हुई। एक राष्ट्र एक कृषि बाजार की अवधारणा पर आधारित ई नाम की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 मंडियों को एक प्लेटफॉर्म पर जोड़कर दी, ताकि कृषि उत्पादों से जुड़ी प्रतिस्पर्धा बाजार का फायदा बिचौलियों की बजाय सीधा देश के अन्नदाता को मिल सके। ई नाम दरअसल एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करता है। ई नाम के जरिए कृषि उपज मंडियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ा गया है, ताकि जहां किसान को उच्चतम मूल्य मिले, उच्चतम बोली लगे, किसान वहां अपनी फसल बेच सके। आज ई नाम पर 27 राज्य की 1466 मंडियां जुड़ी हुई हैं। प्लेटफॉर्म पर 231 तरह की वस्तुएं एक तय मानक के आधार पर बेची जा रही हैं, जिनका 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार यहाँ हो चुका है। अंतर्राज्य और अंतर मंडी व्यापार में किसानों के लिए सबसे बड़ी बाधा लॉजिस्टिक्स की होती है। इस बाधा को दूर करने के साथ ही ई नाम प्लेटफॉर्म को और कुशल बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसे ई नाम 2.0 में अपग्रेड करने का फैसला किया है। ये प्लेटफॉर्म अधिक मजबूत, यूजर फ्रेंडली, समावेशी, स्केलेबल और ओपन नेटवर्क के अनुरूप है। इसमें लॉजिस्टिक सेवा प्रदाताओं को शामिल करने की सुविधा के साथ ही बैंक खाता सत्यापन, आधार का उपयोग कर ई-KYC की सुविधाएं भी हैं। ई नाम के 9 वर्ष पर विशेष सामग्री पत्रिका में शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ पुरानी रूढ़िवादिता या प्रथा को तोड़ने के लिए ही नहीं जाने जाते, बल्कि देश हित में नई नीतियों को संकल्प में ढालने की अपनी दृढ़ता के लिए पहचाने जाते हैं। और यही वजह है कि देश में वर्षों से चली आ रही पुरातन प्रथाओं को तोड़कर उन्होंने ऐसे नए आयाम स्थापित किए जिन पर आगे बढ़ते हुए देश अब विकसित राष्ट्र की राह पर चल पड़ा है। आम बजट को इस महीने पहले पेश करने की शुरुआत हो या फिर बजट के बाद उसके संकल्पों को धरातल पर उतारने की पहल, प्रधानमंत्री मोदी ने हितधारकों को जोड़ते हुए बजट वेबिनार के रूप में भी एक नई परिपाटी की शुरुआत की।
ताकि देश में अंतिम पायदान पर बैठे नागरिक तक लाभ सीधा पहुंचे। वर्ष 2021 में शुरू हुई बजट के बाद हितधारकों के साथ एक संवाद की परंपरा के 5वें वर्ष उन्होंने 4 वेबिनार्स के जरिए सीधी बात की। भारत ने पिछले 10 साल में सुधार, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के प्रति अपनी निरंतर प्रतिबद्धता दिखाई है, तो इस बार के आम बजट में भी नीतियों में निरंतरता और विकसित भारत के दृष्टिकोण की झलक साफ मिलती है। आम बजट और इसके अलग अलग सेक्टर से जुड़े हितधारकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट वेबिनार के रूप में संवाद की शुरुआत की है। योजनाओं के सटीक व समयबद्ध क्रियान्वयन के साथ हर जरूरतमंद को लाभ जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने कृषि, रोजगार, उद्योग, व्यवसाय, शिक्षा, स्वास्थ्य, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के क्षेत्र से जुड़े विषय वेबिनार में शामिल रहे हैं। कृषि एवं ग्रामीण समृद्धि के विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत के विकास का पहला इंजन बताते हुए गांव की समृद्धि का जिक्र किया। बीते 10 वर्ष में केंद्र सरकार की तरफ से इस दिशा में किए गए प्रयासों के साथ वर्ष 2025-26 के आम बजट में इस क्षेत्र से जुड़े प्रावधानों को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता भी जताई। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विषय पर आयोजित वेबिनार में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में भारत ने सुधार, वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के लिए अपनी निरंतर प्रतिबद्धता दिखाई है और इसी का ये नतीजा है कि आज दुनिया का हर देश भारत के साथ अपनी आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना चाहता है। उन्होंने विनिर्माण और निर्यात से जुड़े हर हितधारक को आश्वस्त किया है कि आने वाले वर्षों में भी ये निरंतरता बनी रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संवाद के संपादित अंश पत्रिका में पढ़े जा सकते हैं। भारत की आस्था के प्रतीक केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब उन दुर्गम स्थानों में भी शामिल हैं, जहां तक पहुंचने के लिए यात्रियों को एक लंबा और कठिन मार्ग पैदल तय करना होता है। विकास भी, विरासत भी के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही सरकार अब यहाँ रोपवे बनाने जा रही है। केंद्रीय कैबिनेट ने इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 2730.13 करोड़ रुपए की लागत से रोपवे बनाया जाएगा। रोपवे से हर घंटे 1100 और हर दिन 11,000 यात्री जा सकेंगे। हेमकुंड साहिब उत्तराखंड के चमोली जिले में है। इसकी समुद्री तल से ऊंचाई 15,000 फीट है। यहाँ स्थापित गुरुद्वारा साल में लगभग 5 महीने के लिए खुलता है। हर साल लगभग 2 लाख तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। वर्तमान में हेमकुंड साहिब की यात्रा गोविंद घाट से 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण चढ़ाई है और इसे पैदल, टट्टू या पालकी द्वारा पूरा किया जाता है। प्रस्तावित रोपवे हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों और फूलों की घाटी में आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करेगा। इसके जरिए यात्रा मात्र 42 मिनट में पूरी होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय पत्रिका में पढ़े जा सकते हैं। श्रोताओ, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज बस इतना ही। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है newindiasamaachar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं और उनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में ये पत्रिका देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान बना चुकी है और इसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने वो सुझाव भी भेज सकते हैं जिनका हमें रहता है हमेशा बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूँ मुनीश शर्मा और मैं विनीता। दीजिए इजाजत। नमस्कार।